नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात की थी और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लौरेसिया और गोंडवाना का जो प्रवाह है, जो उनका भाव है, वो ज्वारीय ऊर्जा के कारण हुआ था। तो उसी तरह का एक और जो कॉन्सेप्ट और जो सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट रहा है, प्रसिद्ध हाइपोथेसिस या सिद्धांत रहा है, वो सिद्धांत रहा है वेगनर महोदय का। ये वेगनर महोदय का जो कॉन्टिनेंट जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये अक्सर हर एक एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है या फिर ये एक बहुत मेन रूट रहा है किसी भी एग्जाम का। और ये 6th क्लास से लेकर जो आप पीएचडी करते हैं वहां तक ये कहीं ना कहीं आपके पीछा नहीं छोड़ता है, वहां तक आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज इसको पढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब है दोस्तों कि महाद्वीपों का विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पर उनका एक जगह से दूसरी स्थान पर चला जाना या विस्थापित हो जाना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर क्या वेगनर महोदय ने कहा? तो दोस्तों, वेगनर जो महोदय थे वो उन्होंने सबसे पहले 1912 के अंदर इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा की, बात की और अपने पेपर पब्लिश किए। परंतु आप लोगों को पता है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो उनका ये सिद्धांत था कोई फेमस नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी और बुक में उन्होंने इसका एक जिक्र किया, क्योंकि वो बुक जर्मन में थी तो वो इतनी फेमस नहीं हो पाई। बट उसका जो ट्रांसलेशन है जब इंग्लिश में हुआ तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विश्व स्तर पर बहुत चर्चा हुई। तो दोस्तों, ये चर्चा क्या थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी बेस है, जो महाद्वीप है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे पूरे अर्थ है, उस अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 29% एरिया महाद्वीपों का है और 71% एरिया स्थल भाग का या फिर ओशियन का है। और ये इतना बड़ा एरिया है तो इसको पढ़ना भी इसलिए ही जरूरी है। उसके बाद क्या है कि जो महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत था, जो विस्थापन सिद्धांत बनाया गया था, ये जो विस्थापन सिद्धांत के बनाने के पीछे कारण क्या थे? जलवायु विज्ञान के ज्ञाता थे और जब उन्होंने अपने शोध कार्य शुरू किए तो उन्होंने पूरे विश्व स्तर की पर देखा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जलवायु और जो लैंडस्केप है, जो एरिया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं विषमताएं हैं। और वो विषमताएं क्या है दोस्तों? उन्होंने देखा कि विषमताएं जो दो प्रकार की विषमताएं हैं, और वो दो प्रकार की विषमताएं क्या हैं कि या तो उन्होंने देखा कि ये जो विषमताएं हैं ये दो कारणों से हो सकती है। और वो विषमताएं दो कारणों से क्या हो सकती है? या तो फिर ये जो कॉन्टिनेंट है हमारे, ये जो हमारे जो जलवायु के क्षेत्र हैं, या तो ये जलवायु के क्षेत्र बदले हों, या फिर ये जो लैंड है ये कहीं और से फ्लो करके या कहीं और से यहां पर विस्थापित किए गए। अब इनके सामने दो समस्याएं यही थी कि एक तो जलवायु के जो क्षेत्र हैं, वो जलवायु के क्षेत्र यहां पर जो वर्तमान में स्थित है, उनके पीछे उनका इतिहास पता लगाना उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। और उस समस्या के समाधान के लिए उनके दिमाग में एक हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई। और जो पुरातन, जो इससे पहले जो चर्चा की थी, जैसे टेलर महोदय थे और उससे पहले कुछ जो भूगोलवेता थे, उन्होंने जिस इस पे काम किया होता, तो उन्होंने जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने भूगर्भ इतिहास, जलवायु विज्ञान और उस समय की जो भूगोल के जो विषय थे, भूगोल के जो शोध थे, उन सभी को मिलाकर एक निष्कर्ष पर वो दोस्तों पहुंचे। और वो निष्कर्ष क्या था? उस निष्कर्ष के आधार पर वो किस आधार पर पहुंचे? तो दोस्तों, वो इस आधार पर पहुंचे कि ये पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, ये सारे के सारे महाद्वीप कभी न कभी एक इकट्ठे रहे होंगे। और जो इकट्ठे रहे होंगे उसके बाद ये अपने अपने स्थान पर धीरे 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 समय के साथ ये जो वर्तमान स्थिति है उन्होंने ये अपना ली होगी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी लोगों के सामने पेश किए। पर उन प्रमाणों से पहले उन्होंने बताया कि जो ये जो पूरे की पूरी प्रोसेस थी वो कुछ स्टेज में घटी।
कुछ समय के अनुसार घटी। तो उन्होंने वो जो समय था उसके हिसाब से उन्होंने इसके सारे की सारी जो कॉन्टिनेंट थे उनको 5 स्टेज में बांटा। 5 मतलब एक ऐसे उनको डिवाइडेशन की कि सबसे पहली जो डिवाइडेशन थी और जो 5th डिवाइडेशन थी, जो 5th एक फेज था, उसके तहत वर्तमान तक की जो पर्वत निर्माण है उस तक की समस्या का समाधान किया दोस्तों। अब उन्होंने बताया कि ये जो महाद्वीप है, उन्होंने क्या बताया कि ये जो महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप सबसे पहले बड़े स्थलखंड के रूप में थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो बड़ा स्थलखंड था इनको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले जो शोध कार्य था, टेलर महोदय का जो सिद्धांत था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि एक बड़ा स्थलखंड है। वैसा ही वेगनर महोदय ने बताया टेलर के सिद्धांत के अनुसार कि एक बड़ा स्थलखंड था, और वो स्थलखंड जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक ऐसा स्थलखंड था जिस स्थलखंड के चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको उन्होंने बोला पेंथालासा। क्या बोला दोस्तों? पेंथालासा। मतलब एक स्थलखंड जिसको पेंजिया बोला, उसके बाद उसके चारों तरफ का पानी जिसको उन्होंने पेंथालासा बोला कि फर्स्ट स्टेज ये थी। अब जो फर्स्ट स्टेज थी दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेज थी, इस फर्स्ट स्टेज के अंदर किसी तरह की कोई डिवाइडेशन नहीं हुई, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई। बट जैसे ही सेकंड स्टेज थी दोस्तों, उस सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ? तो सेकंड स्टेज के अंदर इस जो पेंजिया था, इसकी डिवाइडेशन होनी शुरू हो गई। अब ये डिवाइडेशन जब शुरू हुई तो इसमें बताया कि इस सेकंड स्टेज में इन्होंने बताया कि ये जो इससे पहले का जो पेंजिया था, इससे पहले का जो ये कॉन्टिनेंट था, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। जैसा कि टेलर ने भी बताया था कि 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक का नाम था लोरेशिया, जो ऊपरी भाग था, और नीचे का भाग था क्या? गोंडवाना लैंड। और ये जो सेकंड स्टेज थी अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 मिलियन वर्ष पहले ये जो घटना घटी थी। और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि 2 भाग थे, ऊपर वाला लेक नीचे वाला। ऊपर लोरेशिया हुआ और नीचे गोंडवाना हुआ। अब थर्ड स्टेज आई। अब 2 स्टेज तो इन्होंने बताई, अब थर्ड स्टेज बताई। और जो थर्ड स्टेज थी दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये जो पेंजिया था, ये जो स्थलखंड था, जिस स्थलखंड के ऊपर सबसे पहले बात की थी, जो स्थलखंड जिसको पेंजिया बोला, कि इस स्थलखंड के ऊपर छोटे छोटे लैंड मतलब लैंड लॉक जल बॉडी भी थी या वाटर बॉडी भी थी। उसी प्रकार एक महासागर था दोस्तों, वो एक सबसे बड़ा महासागर था, वो पेंथालासा था। और उसी स्थलखंड के ऊपर एक छोटा सा था जिसको इन्होंने टेथिस सागर बोला। इस स्थलखंड के ऊपर, जो हमारा स्थलखंड था, इस स्थलखंड के ऊपर छोटे छोटे वाटर बॉडी भी थी। और इसी वाटर बॉडी में एक ये वाला जो एरिया था, इस एरिया को उन्होंने क्या बोला? टेथिस बोला। और दोस्तों जो थर्ड स्टेज थी, उस थर्ड स्टेज में एक भाग ऊपर चला गया और एक भाग नीचे रह गया। मतलब ऊपर लोरेशिया चला गया और नीचे की तरफ क्या हुआ? हमारा गोंडवाना रह गया। और उसके कारण जो बीच का क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, उसके बीच के जो एरिया था वो बढ़ना शुरू हो गया, जिसको इन्होंने क्या बोला? टेथिस सागर। अब दोस्तों इसी से हम देखते हैं कि इस टेथिस सागर का संबंध हमारे हिमालय पर्वत के निर्माण से भी। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि ये जो एरिया था पेंजिया का, और ये जो वाटर बॉडी थी, इसके कारण ये जो वाटर बॉडी थी, इस वाटर बॉडी के अंदर दोस्तों यहां से और यहां से धीरे धीरे अपर्दन हुआ और डिपोजिशन होना शुरू हो गया। और डिपोजिशन शुरू होता गया और धीरे धीरे ये एरिया फिल होना शुरू हो गया।
पर साथ ही साथ क्या है कि महाद्वीप, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट थे, वो भी क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, इस साइड और ये इस साइड, जिसके कारण इस एरिया ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। और ये क्या थी, ये थर्ड स्टेज थी, वेगनर महोदय के अनुसार ये थर्ड स्टेज थी। और इस स्टेज को क्या बोला इन्होंने, टेथिस सागर का खुलना, या फिर ओपनिंग ऑफ द टेथिस सी। दोस्तों नेक्स्ट क्या थी, उसके बाद आप देख चुके हो कि धीरे धीरे एक गोंडवाना, नीचे का भाग, ऊपर का लोरेशिया। फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, एक महासागर, एक सागर का निर्माण हुआ, जिन्होंने उसको टेथिस बोला। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज थी दोस्तों, इस फोर्थ स्टेज के अंदर जो ऊपर का जो स्थलखंड था, जिसको हमने लोरेशिया बोला, और जो नीचे का स्थलखंड था, जिसको हमने गोंडवाना बोला, ये भी टूटना शुरू हो गया। और जब ये टूटना शुरू हो गया तो इसकी डिवाइडेशन अलग अलग तरह से हुई। जो ऊपरी भाग था वो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर टूट गया। लोरेशिया फर्दर ब्रोक इनटू द यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो और यूरेशिया के अंदर डिवाइड हो गया। और जो गोंडवाना था, ये वाला जो पार्ट था, नीचे का पार्ट था दोस्तों, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया के अंदर डिवाइड हो गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से स्थल खंड थे या कौन कौन से महाद्वीप उस समय उपस्थित थे। तो दोस्तों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, ये चार उस समय के कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के थे। और आप देखोगे कि भारत के अंदर जो कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं वो गोंडवाना काल के ही है, या गोंडवाना लैंड के ही अवशेष। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो फोर्थ स्टेज थी, उस फोर्थ स्टेज में दोस्तों इन्होंने बोला कि ये जो डिवाइडेशन हो गई है, लोरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और उसके अंदर एशिया के अंदर, यूरेशिया के अंदर डिवाइड हो गया है। और ये पश्चिम की तरफ, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इस फोर्थ स्टेज के अंदर इन्होंने वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। इससे पहले किस महासागर का निर्माण हुआ था दोस्तों, इससे पहले हमारा टेथिस महासागर का निर्माण हुआ था, टेथिस सागर का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर अपरदन से, निक्षेपण से उसके अंदर डिपोजिशन या निक्षेपण होना शुरू हो गया था। यही कुछ था ना। तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या हुआ, अंध महासागर का निर्माण हुआ। और जब अंध महासागर का निर्माण हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज थी, नेक्स्ट स्टेज के अंदर इन्होंने फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या बताया कि जब ये वाला एरिया नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका का एरिया था, जब ये वेस्ट की तरफ बह रहा था, मतलब इस साइड जब ये जा रहा था, तो इसके रास्ते में रुकावट आई कुछ न कुछ। और इस रुकावट के कारण इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कोस्ट है, इस कोस्ट पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो फिफ्थ स्टेज में यही बात इन्होंने कही। अब ये देखो, फिफ्थ स्टेज में वो बात कही। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अलग अलग, जहां से कोई, जैसे लोरेशिया डिवाइड हुआ यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, और जैसे गोंडवाना डिवाइड हुआ, तो वहां पर भी अलग अलग तरह के पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे कि जब डिवाइड हुआ लोरेशिया नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, या फिर अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे और जो वेस्टर्न कोस्ट है, उन दोनों पे महाद्वीप, उन पर दोनों पर पर्वतों का निर्माण हुआ। और उसी तरह यूरोप का जो ये भाग था, यूरोप का जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जो ब्रिटिश, नॉर्वे और जो स्वीडन है, उस एरिया के अंदर भी महाद्वीपों को, पर्वतों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों फिफ्थ स्टेज इन्होंने बताई कि रॉक बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि वेगनर महोदय कौन थे, जलवायुवेत्ता थे, और उन्होंने बताया कि ये स्थलखंड कभी इकट्ठे रहे होंगे और ये 5 स्टेज के अंदर धीरे धीरे डिवाइड हुए। अब सोचने की बात ये है कि ये जो डिवाइडेशन था ये क्यों हुआ, और सेकंड बात ये कि इसका वेस्ट की तरफ विस्तार क्यों हुआ, ये ईस्ट की तरफ
क्यों इन्होंने फ्लो नहीं किया, या फिर उन्होंने नॉर्थ की तरफ ही फ्लो क्यों किया। तो ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के बारे में जो वैगनर महोदय थे, हमारे जो अल्फ्रेड वैगनर थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे कुछ फोर्सेस, कुछ बल काम करते हैं, जिन बल के कारण, जिन फोर्सेस के कारण इन कॉन्टिनेंट ने अपना विस्थापन किया। और वो बल कौन से थे, वो फोर्सेस कौन से थे। तो दोस्तों वो फोर्सेस उन्होंने सबसे पहले बताया कि आप लोगों ने जब टेलर पढ़ा था, तो टेलर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बात की थी ज्वारीय बल के बारे में। तो वैगनर महोदय ने भी कहा कि एक तो ज्वारीय बल, और ज्वारीय बल क्या उन्होंने बताया था, सिर्फ ज्वारीय जो बल है, जो ज्वारीय बल है या फिर जो टाइडल जो फोर्स है, वो टाइडल फोर्स टेलर ने बताया था कि वो सिर्फ उसके कारण, चंद्रमा के कारण। बट यहां पर वैगनर महोदय ने बताया कि जो ज्वारीय ऊर्जा है वो सिर्फ चंद्रमा से ना लेकर फिर सूर्य और चंद्रमा के दोनों के प्रभाव से ये जो महाद्वीप थे वो पश्चिम की तरफ इन्होंने क्या किया, मूवमेंट किया। और इन्होंने बाकी मूवमेंट, जैसे पश्चिम की तरफ तो हमारा मूवमेंट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर की तरफ और ये साउथ अमेरिका ये वेस्ट साइड चले गए थे, मतलब इस साइड चले गए थे ना। बट अब क्या हुआ कि ये जो थे कुछ कॉन्टिनेंट थे वो ऊपर की तरफ इन्होंने विस्तार किया था। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था कि गोंडवाना, ये जो गोंडवाना था और ये गोंडवाना था और ये जो लोअर एशिया था, इन्होंने ऊपर की तरफ ये डिवाइडेशन हुआ था ना, तो इन्होंने ऊपर की तरफ भी विस्तार किया था, जो ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ विस्तार या फिर भूमध्य रेखा की तरफ विस्तार। अब देखो पेंजिया यहां पर था, तो इसकी ऊपर की तरफ जो इक्वेटर हुआ ना, ऊपर की तरफ विस्तार या ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के पीछे इन्होंने 3 तरह के बल बताए दोस्तों। वो 3 तरह के बल कौन से थे? एक तो था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पोल फ्लिंग फोर्स, और थर्ड इन्होंने बताया कि बायंसी फोर्स मतलब उत्प्लावन बल। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम गोल नहीं है, मतलब एकदम एक बॉल की तरह बिल्कुल राउंड शेप में नहीं, राउंड शेप में नहीं है ना। तो इसके जो पोल हैं, जो ध्रुव हैं, वहां पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो ज्यादा है, और जो क्या बोलते हैं इसका जो इक्वेटर एरिया है वहां पर ये कम है। तो एक तो इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्होंने ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ मूवमेंट किया। सेकंड दोस्तों इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप थे वो क्रस्ट के बने हुए थे, जिनकी डेंसिटी कम थी, और इसके जब जिसके ऊपर बह रहे थे वो थी सियाल, वो थी सॉरी सीमा। तो मतलब सियाल सीमा के ऊपर बह रहा है, मतलब ये इतने मोटे जो थे, इतने मोटे जो महाद्वीप थे, इसके ऊपर मतलब पूरी डेंस किसी लिक्विड के ऊपर बह रहे हैं। अब ये जो बहना है किसी मतलब नदी का या फिर किसी वस्तु का, जैसे हमारी हमारी जो समुद्री जहाज है या फिर पानी के ऊपर किसी चीज का बहना किसके कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण, क्योंकि जो पानी है हमारा वो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है, जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो सेकंड वो इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है वो उत्प्लावन बल, जो उत्प्लावन बल मतलब सीमा के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के कारण ये ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। सेकंड उन्होंने बताया कि ये हो गया उत्प्लावन बल या बायंसी फोर्स। थर्ड बताया इन्हें पोल फ्लिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है दोस्तों? तो जो पोल फ्लिंग फोर्स है वो सीधा सीधा संबंध है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों को पता है कि जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां पर इसका हमारी जो पृथ्वी है उसका उबार है ना, इस उबार के कारण जो हमारा इस यहां पर उबार है और जो हमारा पोल है वहां पर निचाई है। तो इसके कारण इन जो महाद्वीप थे, इन महाद्वीपों के अंदर मूवमेंट हुई। तो ये थर्ड बल था दोस्तों, ये पोलर फ्लिंग बल था। इन्होंने जो 4 बल थे वो कौन कौन से बल हुए, मतलब जिसके कारण महाद्वीपों का
मूवमेंट हुआ। सबसे पहले कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड पोलर फ्लिंग फोर्स, थर्ड क्या होगा? बायंसी फोर्स, और फोर्थ क्या होगा दोस्तों? टाइडल फोर्स। तो अब ये मान लेते हैं, ठीक है भाई, टाइडल फोर्स, इन ये फोर्स थे हमारे जिसके कारण हमारी जो महाद्वीप थे उन्होंने उनका विस्थापन हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं। बट इसके बाद क्या ये वास्तविकता में हुए? तो उसके बारे में इन्होंने प्रमाण दिए, उन्होंने इनके प्रूफ दिए, कुछ एविडेंस दिए। और वो एविडेंस कौन थे दोस्तों? जिसके बाद इनकी जो सिद्धांत था उसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह कम लगे और लोगों ने इसको माना कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सच है। तो सबसे पहले इन्होंने एविडेंस दिया दोस्तों जिग्सा फिट। इन्होंने बताया कि ये हमारा कौन सा एरिया है? ये हमारा अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और ये कौन सा एरिया है? अफ्रीका। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, किसको मिलाया जाए? साउथ अमेरिका के अंदर को और अफ्रीका को मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के अंदर फिट बैठते हैं। और उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका को और यूरोप को मिलाया जाए तो ये इसके अंदर फिट बैठता है। फिट बैठता है ना, ये इसके अंदर फिट बैठता है, ये इसके अंदर फिट बैठता है। अब ये देखो, ये इसके अंदर, अगर इसको आगे लेके जाएं, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि इनको मिलाया जाए तो ये फिट बैठते हैं, जो कि एक परमाणु था। ये मिला के देखा तो ये वास्तविकता पर ये खरा उतरता था कि हाँ यार ये बात तो सच है। सेकंड दोस्तों इन्होंने क्या एविडेंस दिया? सेकंड इन्होंने एविडेंस दिया कि जो रॉक हैं, जो चट्टाने हैं, दोनों कॉन्टिनेंट की या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट की, जैसे अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखें, मतलब अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी एरिया है, जो पश्चिमी उसका समुद्र तट है, और जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसका ईस्ट कोस्ट, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। मतलब दोनों की चट्टानें सेम उम्र की हैं, सेम एज की हैं। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी इन्होंने सेम समानता देखी, और वैसे ही यूरोप और ग्रीनलैंड के अंदर भी दोस्तों इन्होंने समानता देखी। मतलब रॉक के अंदर समानता होगी। उसके बाद इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जिग्सा फिट में समानता थी। थर्ड इन्होंने क्या बताया दोस्तों? थर्ड इन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एंटार्क्टिका, यहां पर हिमानी निक्षेप, मतलब टिलाइट क्या होते हैं? हिमानी निक्षेप, ये सब मिले हैं। देखो अंटार्कटिका में आप सभी को पता है कि यहां पर बर्फ पड़ती है और यहां पर बर्फ की एक मोटी चादर है, तो यहां पर ये निक्षेप मिल सकते हैं। ये हिमानी जो हमारी जो बर्फ के कारण या हिम के कारण जो निक्षेपण होता है, जो डिपोजिशन होता है, उसके कारण तो ये मिल सकते हैं। बट ना ही तो साउथ अमेरिका के अंदर मतलब स्नोफॉल होता है, और ना फिर अफ्रीका के अंदर स्नोफॉल होता है, और ना ही जो हमारा इंडिया है उसके साउथ पार्ट की तरफ स्नोफॉल होता है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, उसके अंदर स्नोफॉल होता है। तो दोस्तों अगर इन सभी को मिला के देखें तो ये एक ऐसा एरिया आता है जो जहां पर हिमानी के टिलाइट, उसके जो हमारा जो टिलाइट है उसके प्रमाण मिलते हैं या हिम के निक्षेप मिलते हैं। बट इन सभी को मिला के देखा, ये इसके साथ मिला दिया, ये इसके साथ मिला दिया, ये इसके साथ मिला दिया, और ये इसके साथ मिला दिया, तो एक मैप हमारे सामने आया जहां पर हिमानी निक्षेप का होना निर्धारित था। तो ये प्रमाण भी इनका सत्य हुआ, ये एविडेंस भी इनका सत्य हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या देखा दोस्तों? उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो प्रमाण था वो प्रमाण दिया कोल, जो कोयला है। इन्होंने बताया कि कोयले की पूरी बेल्ट है, और वो बेल्ट कहां पर है? जो नॉर्थ अमेरिका के उसके साउथ पार्ट में, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ पार्ट में। तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, और ये यूरोप और अफ्रीका के अंदर से होते हुई एशिया में चली जाती है दोस्तों। ये क्योंकि यहां पर जो कोयला है, इन सारे जो सारे महाद्वीप हैं, इनके अंदर जो कोयला है वो सेम एज का है,
सेम उम्र का कोयला है दोस्तों। और ये जो सेम उम्र का कोयला है, ये सेम उम्र का कोयला एक ही प्रोसेस से बना हुआ है, मतलब इसको बनने के लिए जो प्रक्रिया रही होगी वो एक समय में एक ही प्रकार की प्रक्रिया रही होगी। तो जब इन्होंने इसको मिला के देखा तो यहां पर भी इनका प्रमाण सत्य मिला कि यार ये भी बात ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, उसके बाद इन्होंने बताया कि ये बात ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ जो वनस्पतियां हैं या कुछ जो रेप्टाइल हैं या फिर कुछ जो जीव जंतु हैं, वो आज जैसे कोई अफ्रीका के अंदर है, जो स्पेसिफिक प्रजाति वो अफ्रीका के अंदर है, जो वहां की जलवायु के अनुसार पल रही है, बढ़ रही है, पर ये जो सेम प्रजाति है इसके अवशेष कहीं ना कहीं कभी इंडिया में भी मिले हैं और कहीं ना कहीं ये दोस्तों जो अवशेष है ये साउथ अमेरिका के अंदर भी मिले। तो यहां पर भी समानता है। और वो कौन कौन सी वनस्पतियां थी, जैसे एक वनस्पति थी दोस्तों ग्लोस्पिटरस, एक ये वनस्पति थी जिसके दोस्तों इसके प्रमाण मिले। और इसके प्रमाण कहां पर मिले, अफ्रीका के अंदर मिले, साउथ अमेरिका के अंदर मिले, इंडिया के अंदर मिले, एंटार्क्टिका के अंदर और यूरोप के अंदर। जो फर्न थी इस फर्न के अवशेष मिले, मतलब ये कॉन्टिनेंट कभी न कहीं जुड़े हुए होंगे। उसके बाद रेप्टाइल, जैसे ये जो वाटर रेप्टाइल था दोस्तों, इस वाटर रेप्टाइल को कहां कहां पे पाया गया, जो अफ्रीका है उसके साउथ कोस्ट पे, और सेम का सेम जो दक्षिण अमेरिका है उसके भी साउथ कोस्ट पे। बट इनको अगर मिला दिया जाता है, देखो इनको अगर मिला दिया जाता है तो ये एक दूसरे के पास मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम लैंड रेप्टाइल। ये हम लोगों ने देखा था अभी तक वाटर रेप्टाइल, बट जो लैंड रेप्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सिमिलरिटी, जैसे साउथ अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर कौन सा था, ये लैंड रेप्टाइल। अगर आप इसको इसके अंदर देखते हो तो उसी प्रकार का जो ये रेप्टाइल था ये भी लैंड रेप्टाइल था। ये हमारा अफ्रीका, इंडिया और जो एंटार्क्टिका है उसके अंदर दोस्तों इन्होंने इसके अंदर समानता मिली। दोस्तों ये बात इन्होंने एविडेंस दी है। अब देखो अगर आप पूरी सिद्धांत को देखते हो कि उन्होंने कुछ बात बताई, उन्होंने कुछ, जब अपना सिद्धांत को शुरू किया उन्होंने कुछ स्टेज बताई, उस स्टेज के बाद उन्होंने बताया कि ये इस बल के कारण, मतलब इन्होंने 5 बल बताए, उन बल के कारण इसका जो विस्थापन है वो हुआ। और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रमाण बताए। इन प्रमाणों के आधार पर देखा जाए तो ये वास्तविकता पर आधारित था, पर इन्होंने कहीं ना कहीं जब ये बात बताते रहे, जब ये सिद्धांत देते रहे तो कुछ ना कुछ कमी रह गई, और उसके कमी के कारण लोगों ने दोस्तों इनको क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना की। तो वो कमी क्या थी दोस्तों, अगर वो कमी देखा जाए, इनकी जो सबसे पहली कमी थी, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है, ये वेस्ट साइड मतलब पश्चिमी की तरफ, इस साइड जब ये बहते हैं मतलब विस्थापित होते हैं, और ये किसके कारण है, ज्वारीय ऊर्जा के कारण। तो जब इसके ऊपर शोध हुए तो वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इतनी ही ज्वारीय ऊर्जा होती तो उस ज्वारीय ऊर्जा के कारण, जो वर्तमान में ज्वारीय ऊर्जा उसके हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर उस समय इतनी ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा थी जिसके कारण ये महाद्वीप विस्थापित हो गए, तो उसके कारण अगर जो हमारी पृथ्वी का रोटेशन था वो भी कुछ समय बाद रुक जाना था। क्योंकि अगर महाद्वीप अगर विस्थापित हो सकते हैं तो वो हमारी जो पृथ्वी है उसके रोटेशन को भी रोक सकता था। तो इनकी जो ज्वारीय जो बल था उसके ऊपर बात इनका क्रिटिसाइज हुआ दोस्तों। सेकंड इनका जो क्रिटिसाइज था वो किस बात पर हुआ, इन्होंने बोला कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लो कर रहा है, बह रहा है। बट इन्होंने जब क्या बताया, इन्होंने बताया कि महाद्वीप जो थे वो फ्री फ्लो न करके कुछ टाइम के लिए रुक गए थे, उनमें स्थिरता आ गई थी। तो यहां पर इन दोनों, इसने जो वेगनर महोदय थे उन्होंने एक दूसरे के विपरीत बात की। पहले बताया कि ये फ्री फ्लो बह रहे थे, सेकंड उन्होंने बोला कि ये किसी कारण से स्थिरता आ गई या फिर इसमें रुकावट आ गई जिसके कारण इनके वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। और वलित पर्वतों का निर्माण कहां पे बताया दोस्तों, इन्होंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के ऊपर। इस कारण से इनकी आलोचना हुई। थर्ड दोस्तों, इनकी जो आलोचना थी वो आलोचना किसके कारण हुई, इन्होंने जो समय बताया वो समय भी कहीं ना कहीं मिसमैच करता था।
तो इस मिसमैचिंग के कारण इस लोगों मतलब दोस्तों इनकी आलोचना हुई, बट इन्होंने जो सिद्धांत अपना दिया ये काफी समय तक ज्योग्राफी के अंदर इसका सिरताज रहा है और आगे आने वाले जो भूगोलवेता थे उनके लिए आधार रहा। क्योंकि बाकी जो सिद्धांत थे, जैसे इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, कन्वेंशनल करंट थ्योरी आई, ये कहीं ना कहीं इसकी जो प्रमाणिकता थी, इसकी वास्तविकता थी, उसको सिद्ध करने के लिए आए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वैगनर महोदय के जो थ्योरी थी उसके बारे में बात की। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी टेलर महोदय के बारे में, टेलर जिन्होंने मतलब उसके महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप कृपया इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।